गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कविता अकेडमी में। आज का टॉपिक है हमारा क्लास 6 का ओलंपियाड से रिलेटेड मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1, अ साइक्लिस्ट मूव फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट P एंड गोज राउंड अ साइकिल अ रेडियस A एंड रीच Q। वो कह रहा है कि यदि हमारा एक साइकिल वाला जो करता है P साइकिल स्टार्ट करता है और गोज राउंड अ सर्किल, और एक राउंड मारता है इस सर्किल का इस तरीके से, जिसकी रेडियस क्या होता है, सेंटर से जो हमारी इसके सरकमफेरेंस पे या मतलब हमारे इसके सर्कल पे जो इसकी इस पर एक जो दो डॉट्स होते हैं, जैसे मान लो एक डॉट यहाँ और ये की सेंटर पॉइंट है, इसकी जो डिस्टेंस है बीच की, ये कहलाती है रेडियस। तो रेडियस ए इसकी रेडियस एंड रीच क्यू पॉइंट, और कहाँ पहुंचता है क्यू पॉइंट पर। तो वो कह रहा है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी साइक्लिस्ट की। तो डिस्प्लेसमेंट, इसमें एक दो वर्ड होते हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को समझने के लिए एक साइड में मैं आपको एक फिगर ड्रॉ करके बताती हूँ। जैसे मानो एक बच्चा है जो ए पॉइंट से स्टार्ट होता है चलना, पहले 10 किलोमीटर चलता है, फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट तक वो 10 किलोमीटर चलता है। चलो 10 की जगह हम कुछ और लिख लेते हैं, 15 किलोमीटर चलता है, और फिर वो चलता है 7 किलोमीटर चलता है। अब वो कह रहा है कि यदि हम इसकी डिस्टेंस की बात करें कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस तो जो होता है वो उसका टोटल पाथ होता है, जो डायरेक्ट जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। डिस्टेंस जो होता है उसका टोटल मूवमेंट या टोटल लेंथ होता है, जो उसने उस ऑब्जेक्ट ने जिस पाथ को फॉलो किया है। जैसे मान लो ये बच्चा यहाँ से इधर गया, फिर इससे इधर गया, फिर इससे इधर गया, तो उसकी इसको डिस्टेंस होगी, वो क्या होगी, इसका टोटल लेंथ होगी जो उसने कवर किया है, जिस चलते वक्त जिस पाथ को फॉलो किया है, वो सारी इसकी जो लेंथ है वो सारी ऐड हो जाएगी। तो डिस्टेंस क्या होगा हमारा इसका, कि सबसे पहले वो 10 किलोमीटर गया है, फिर वो 15 किलोमीटर गया है, फिर वो 7 किलोमीटर गया है। अब इसने टोटल क्या होगा इसका टोटल हो जाएगा 32 किलोमीटर। तो डिस्टेंस तो क्या होगा, डिस्टेंस इज द टोटल मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी रिगार्ड टू डायरेक्शन। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी, डायरेक्शन नहीं शो करता, बस जो उसने पाथ फॉलो किया है वो हम सारा उसमें ऐड करते जाएंगे। तो ये कहलाएगा, इसका डिस्टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। जबकि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होता है, जो कि उसके इनिशियल पॉइंट से और उसका जो इनिशियल पॉइंट है और उसका फाइनल पोजीशन है। जैसे इनिशियल पोजीशन ये है और इसकी फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन इसकी ये है, तो इसके बीच की जो हमारी लेंथ होगी वो क्या कहलाएगी, इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें ए पॉइंट से सी पॉइंट पे गया, तो एक तरीके से उसने क्या करा, पहले वो बी पे गया फिर सी पे गया, ये तो हमारा डिस्टेंस हो गया। लेकिन जो हम कह रहे हैं उसका इनिशियल पॉइंट क्या ए और फाइनल पोजीशन क्या सी, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा 7 किलोमीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा 7 किलोमीटर। इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। यदि हम बात करते हैं इसमें डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका डायरेक्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो लेंथ है वो उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाया जाएगा। अब ये कह रहा है कि यहाँ तक की दूरी इसकी रेडियस है वो ए है, लेकिन हमें पता है कि सेंटर से सरकमफेरेंस पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सारी उसकी रेडियस होगी, और उसकी सारी रेडियस इक्वल होती है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हम बात करें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा पीओ प्लस पी क्यू। तो हमारी कितनी हो जाएगी, पीओ भी हमारी ए है और पी क्यू भी, सॉरी पी क्यू नहीं, यहाँ पे आएगा ओ क्यू। ओ क्यू ये भी हमारी ए है, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2a हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर सी करेक्ट है कि 2a। लेकिन यदि इसी क्वेश्चन में अगर वो डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस पूछता, तो हम क्या बात करते, जो साइकिलिस्ट है वो कैसे जा रहा है, इस सर्कल पाथ को फॉलो कर रहा है, पी से क्यू जाने में उसे कितनी लेंथ कवर करनी पड़ी है, हाफ सर्कल। अब हमें पता है कि किसी भी सर्कल की जो पेरीमीटर होता है वो उसकी सरकमफेरेंस होती है, और किसी भी सर्कल की सरकमफेरेंस जो होती है
जो हमारी सरकमफेरेंस होती है वो होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर। और सरकमफेरेंस तो क्या होगी, इसकी पूरी जो डिस्टेंस, जो ये लेंथ है, ये इसके पेरीमीटर मतलब सरकमफेरेंस है वो 2 पाई आर है। लेकिन साइक्लिस्ट ने कितना सर्कल यूज किया है, फॉलो किया है, ओनली हाफ सर्कल। तो हम इसको क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। और हमें पता है कि हमारा जो इसकी आर है वो क्या ए है, तो 2 पाई ए डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी पाई ए। 2 तो हमारा कैंसिल हो गया है क्योंकि हमें हाफ सर्कल की चाहिए थी, और हमारी डिस्टेंस हो जाएगी पाई ए। अब देखिए, यदि हम कहते हैं कि P बिंदु से चलकर वो दोबारा सर्कल उसने क्या करा, पूरा कंप्लीट कर क्यों P पॉइंट पे आ गया, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो हमारा क्या हो जाएगा, 0। लेकिन डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, पूरा सर्कल क्रॉस किया है तो 2 पाई ए हो जाएगा, 2 पाई ए, क्योंकि यहाँ पर रेडियस जो होती है ए है, इसलिए 2 पाई ए। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, लेकिन कभी भी डिस्टेंस 0 नहीं होती। ओके, डिस्टेंस की बात करेंगे तो 2 पाई ए हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका फाइनल जो इसका इनिशियल पॉइंट था वो भी P था और फाइनल पोजीशन भी P था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 लेकिन डिस्टेंस नॉट 0। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं हमारे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मे बी 0। आपने फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझा होगा तो ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी मे बी 0 थ्रू द डिस्टेंस ट्रेवल कैन बी फिनाइट। अब हमें पता है कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया और दोबारा ए पॉइंट पे आ गए, तो ये क्या हो गया, वो कह रहा है कि अब हमारा डिस्प्लेसमेंट तो क्या हुआ, इसका जो फाइनल पॉइंट भी यही है, इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों यही है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस तो क्या होगा, जो पूरा पाथ इसने कवर किया वो इसका डिस्टेंस होगा, इसलिए वो फिनाइट हो सकती है, तो ये हमारा ट्रू है। इफ व बॉडी मूव सच दैट फाइनली इट अराइव्स एट इनिशियल पॉइंट। वो कह रहा है जब कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट मूव करता है, जब अपना जो उसका अराइव जो फाइनली क्या होता है, वो जब चलता है तो इनिशियल पॉइंट पे ही दोबारा आ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो ये सही है, क्योंकि जब हम क्या करते हैं, वही वाली बात है कि जब हम किसी इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करके दोबारा वहीं पहुंच जाते हैं तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, क्योंकि दोनों का बीच की दूरी कुछ है ही नहीं, क्योंकि कोई भी अब इसने पाथ फॉलो नहीं होता है, इसमें डायरेक्शन फॉलो होता है। जैसे कि इसने यहाँ से स्टार्ट किया, इस डायरेक्शन में जाते जाते दोबारा इसी पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारा, 0। लेकिन जो हमारा डिस्टेंस है वो उसका पूरी सरकमफेरेंस हो जाएगी 2 पाई आर। तो ये कह रहा है बोथ आर करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए, क्योंकि दोनों ही हमारे क्या स्टेटमेंट ट्रू है और वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों होता है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट क्या करता है, फाइनली जिस पॉइंट से स्टार्ट करता है और उसी पॉइंट पे वापस आता है, तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट 0 आता है। एक कंडीशन में 0 होगा कि जब वो उस स्टेट से फाइनली स्टेट से पहुंचकर दोबारा उसी स्टेट पर आ जाता है, सॉरी इनिशियल पॉइंट से पहुंचकर फाइनली उसी इनिशियल पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ मोशन फिक्स्ड। अब देखिए, हमने भी पढ़ा है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें डायरेक्शन शो होता है, लेकिन डिस्टेंस में डायरेक्शन शो नहीं करता। जैसे मान लो हमने ए से स्टार्ट किया, अगर हम बात करें इसकी डायरेक्शन ऐसे है, अब हम बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ से यहाँ से ये एक टेंजेंट डाल के देखते हैं, टेंजेंट मतलब 90 डिग्री का। देखो इस तरीके से मैंने इस पर टेंजेंट डाला, तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे। अगर हम बात करें तो इसकी डायरेक्शन हो गई ऐसे। तो हर मिनट मतलब हर टाइम पे हर इसके पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन फिक्स नहीं है। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कंटिन्यूसली, अभी बताया कि डायरेक्शन ऑफ मोशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। एट एवरी पॉइंट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग इज सेम। वो कह रहा है हर पॉइंट पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मूविंग सेम होता है, ये भी फॉल्स है। वेलोसिटी इज कांस्टेंट, नहीं वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है इसकी, ये भी फॉल्स है। तो केवल हमारा इसका बी ऑप्शन सही है, क्योंकि जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल पर जो मूव करता है सर्कुलर मोशन पे, वो तो सर्कुलर मोशन कहलाता है। इस टाइम में जो मोशन कोई भी पॉइंट है तो उस पर हम क्या करते हैं, टेंजेंट डाल के हम देख सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन क्या है, तो उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4,
व्हाट कॉज अ मूविंग बॉडी टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। वो कहना चाहता है कि इस क्वेश्चन में कि क्या कारण है जिससे कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है या फिर कोई रेस्ट मोशन में ऑब्जेक्ट है तो उसका चेंजेस का, कोई भी चेंजेस का उसके रेजिस्ट करता है, उसका विरोध करता है। तो ये हमारा न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये हमारा फर्स्ट लॉ है, इट्स कि लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ का फर्स्ट लॉ है, इनर्शिया ऑफ मोशन। इसमें क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि अब वो क्या करता है, हमेशा उस चीज का विरोध करता है जो कि इसमें चेंजेस लाएगा, जब तक कि हम उस पर कोई बाहर से कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करते। जैसे कि हमने यदि अगर हम बात करते हैं कि मैंने एक गिलास के ऊपर यहाँ पर एक सिक्का रखा है, सिक्का है इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे मैंने इस पेपर बोर्ड को या जो भी रखा है इसे मैंने जैसे ही पुश किया तो ये तो आगे मूव कर जाता है, लेकिन सिक्का इस गिलास में गिर जाता है। तो ये भी एक इनर्शिया से रिलेटेड है कि सिक्का तो अभी रेस्ट मोशन नहीं है, लेकिन जैसे हमने इस पे फोर्स लगाया तो ये तो क्या हो गया, ये तो मूवमेंट में आ गया, लेकिन ये अभी भी रेस्ट मोशन में। इसी तरीके से क्या होता है कि जब हमारी बस रुकती है अचानक तो जो पैसेंजर होते हैं जो क्या करते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो ये चेंजेस लाने का, जब तक कि हम किसी ऑब्जेक्ट के उसके स्टेट में चेंजेस ला सकते हैं जब से कि कोई भी फोर्स अप्लाई, बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं करे। तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है द मास ऑफ अ क्वार्टर पाउंडर्स इन ग्राम्स। हमें इसमें एक मास दिया है, उसे क्वार्टर पाउंडर में कन्वर्ट करना है, वो भी किसमें, ग्राम्स के अंदर, ग्राम्स के अंदर करना है। तो हमें पता इसमें गिवन है, क्या गिवन है कि 2.205 पाउंड्स इक्वल्स टू 1 किलोग्राम। अब सबसे पहले हमें पता है कि 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम। तो 2.205 पाउंड्स किसके इक्वल हो गए, 1000 ग्राम्स के इक्वल। अब 1 पाउंड किसके इक्वल हो जाएगा, अगर हमें 1 पाउंड का निकालना है तो थाउजेंड्स को, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 2.205 से। अब इस हमें 1/4 पाउंड का निकालना है, तो इसे भी हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे 2.205 मल्टीप्लाई 1/4, क्योंकि 1/4 करना है हमें इसका। तो इसका आंसर आ जाएगा 113.37 ग्राम। तो हमारा आंसर इज है 113, ये वाला सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्योंकि हम क्या करेंगे, हम पहले हम इसकी डेसिमल पॉइंट डालेंगे, ऊपर कितनी लग जाएंगी, 3 zeros लग जाएंगे, फिर हम इसे इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 सेंटीमीटर ऑन अ स्केल इज डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल डिवीजन। वो कह रहा है यदि 1 सेंटीमीटर को हम 20 इक्वल डिवीजन में बांटे, 1 सेंटीमीटर को यदि हम 20 इक्वल डिवीजन में कन्वर्ट करने, किस में करना है, इक्वल डिवीजन में, तो हमारा जो सबसे छोटी जो स्केल होगी वो क्या होगा। तो हमें पता है कि एक डिवीजन किसके बराबर है, 20 इक्वल सेंटीमीटर के लिए। तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे 120 से, तो हमारा कितना आ जाएगा 0.05 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि हमें आंसर किस में देना है, मिनिमम वैल्यू स्केल। अब किस में देना है, मिनिमम वैल्यू स्केल, मिनिमम मतलब mm में देना है, तो मिलीमीटर में देना। तो हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 mm। तो 0.05 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 के बराबर इतना है, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.05 इंटू 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.5 mm। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 0.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अ पेंडुलम स्विंग इन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन पासिंग थ्रू y द मिडिल पॉइंट ऑफ द ऑसिलेशन। y इसका क्या है, मिडिल पॉइंट है, a से b पॉइंट पे वो जा रहा है और ये इसका मिडिल पॉइंट है। फर्स्ट टाइम द पेंडुलम पास थ्रू, जैसे ही फर्स्ट टाइम पेंडुलम पास करता है y पे तो स्टॉपवॉच स्टार्ट कर देते हैं। तो 21st टाइम द पेंडुलम पास थ्रू y, कि 21st सेकंड वो क्या करता है, उसको करता है। अब देखो 2 बार आता है वो, एक बार वो यहाँ से यहाँ जा रहा है और फिर इससे यहाँ जा रहा है, फिर दोबारा इससे यहाँ आ रहा है, एक बार ये यहाँ पे आया, फिर दोबारा गया, फिर दोबारा यहाँ पे आया। तो 2 बार वो y पॉइंट पे आता है एक ऑसिलेशन में, एक ऑसिलेशन में 2 टाइम्स आता है। तो क्योंकि 1 ऑसिलेशन क्या कहलाएगा, 1 ऑसिलेशन जब कहलाएगा जब a पॉइंट से b पॉइंट पे जाएगा, a पॉइंट से b पॉइंट पे जाएगा और b से a पे जाएगा, तो 1 ऑसिलेशन कहलाएगा।
तो वन ऑसिलेशन कहलाएगा। और हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है कि टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। जो वन ऑसिलेशन करने में जो उसको टाइम लग रहा है वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। इसका फॉर्मूला आता है कि टाइम टी इक्वल्स टू टाइम टेकन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। नंबर ऑफ ऑसिलेशन। अब हमें कितना 21 टाइम द पेंडुलम पास थ्रू आई, कि 21 कितनी बार गया, 21 टाइम। लेकिन हमें पता है कि हमें पूरा कंप्लीट ऑसिलेशन निकालना है, तो कंप्लीट ऑसिलेशन आएगा 10 टाइम्स, क्योंकि वो 2 बार आ रहा है ना, एक बार यहाँ से गुजरेगा फिर दोबारा यहाँ पे आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। और हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, जब वो पेंडुलम ए से वाई पर आ गया था तब हमने स्टॉप वॉच स्टार्ट की थी। इसलिए जो इसका जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना आएगा, 21 है तो 10 आ जाएगा, क्योंकि 21 है तो 10 आ जाएगा। नंबर ऑफ ऑसिलेशन, क्योंकि वो कितनी बार जाएगा, कंप्लीट ऑसिलेशन कब माना जाएगा, ए से बी पे जाने पर, बी से ए पर जाने पर, ये कंप्लीट ऑसिलेशन कहलाएगा। इसलिए 21 टाइम पेंडुलम पास किया था, इसलिए इसका नंबर ऑफ ऑसिलेशन 10 आ जाएगा। और टाइम टेकन जो भी था हमारा वो आ गया टी। यहाँ पर इसको किससे डिनोट किया गया है, कैपिटल टी से, इसलिए हम यहाँ पे कैपिटल टी रखेंगे। ठीक है, और ये हो गया हमारा टाइम पीरियड। तो ये हो जाएगा कैपिटल टी, तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन इज आर पीरियोडिक एज वेल एज ऑसिलेटरी। अभी जस्ट हमने देख रहा है ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, एक टाइम पीरियड पर अपनी मोशन को रिपीट करता है, एक सर्टेन टाइम पर रेगुलरली रिपीट करता है। जैसे देखो ये वाला, एक बार यहाँ गया, फिर यहाँ पे ए से बी पे आया, फिर दोबारा उसने मीन पॉइंट पे गया, फिर इधर आया, तो ये क्या कर रहा है, एक टाइम पीरियड पर अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक है, वो कह रहा है फॉलोइंग मोशन इज आर पीरियोडिक और एज वेल एज ऑसिलेटरी। तो पीरियोडिक मतलब एक टाइम पीरियड पर अपने आप को रिपीट करना, ठीक है, और टू एंड फ्रो मोशन देना। तो इसमें क्या आएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यही केवल क्या कर रहा है, एक बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, एक टाइम पीरियड पर अपने आप पे दोहरा रहा है। ऑसिलेटरी भी है क्योंकि टू एंड फ्रो मोशन भी कर रहा है, तो बी इज ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि एक रेगुलर टाइम अंतराल पर क्या कर रहा है, वो अपने आप को वापस आ रहा है। जबकि ये क्या है, ये तो सर्कुलर मोशन है, ठीक है, एक पूरे उसमें पाथ पर घूम रहा है। लेकिन ये क्या कर रहा है, एक सर्टेन पॉइंट पर क्या करता है, अपने आप को टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है और एक टाइम पीरियड पर अपने आप को रिपीट कर रहा है। इसलिए बी पार्ट इज ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मोशन ऑफ, हमें से करेक्ट स्टेटमेंट निकालना, मोशन ऑफ सोल्जर्स ऑन मार्च पोस्ट इज पीरियोडिक मोशन। वो कह रहा है पीरियोडिक मोशन, हमने क्या बोला है, पीरियोडिक मोशन नहीं है, क्योंकि मार्च जो सोल्जर्स जो होते हैं, जो मार्च करते हैं, वो रेक्टिलिनियर मोशन होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में वो मोशन करते हैं। यहाँ पे रेक्टिलिनियर आएगा, ये हमारा गलत है। रेक्टिलिनियर मोशन आएगा। मोशन ऑफ ट्रेन अलोंग अ कर्व्ड ट्रैक, क्योंकि ट्रेन का कर्व किससे होता है, इस तरीके से होती है ट्रेन, कभी वो इस तरीके से गुजरती है। जब कर्व ट्रैक पर जब कर रही है, हील पर कोई ट्रेन मोशन कर रही है, तो वो कर्विलिनियर मोशन होता है, क्योंकि कर्व में जब वो मोशन करेगी तो कर्विलिनियर मोशन होगा। ये हमारा करेक्ट है। एवरी पीरियोडिक मोशन इज आल्सो ऑसिलेटरी मोशन, ये हमारा फॉल्स है, क्योंकि एवरी पीरियोडिक मोशन, कि जितने भी पीरियोडिक मोशन होते हैं वो ऑसिलेटरी मोशन होते हैं, ये हमारा फॉल्स है। इसलिए फॉल्स है क्योंकि अगर हम बात करें सर्कुलर मोशन की, तो वो क्या होता है, वो हमारा सर्कुलर मोशन कभी ऑसिलेटरी मोशन नहीं बन सकता। हॉकी प्लेयर्स रनिंग, ये हमारा फॉल्स है। हॉकी प्लेयर्स रनिंग आफ्टर अ बॉल इज कंबाइंड मोशन, ये भी गलत है, क्योंकि हॉकी प्लेयर्स में क्या होता है, हॉकी प्लेयर्स में जो होते हैं वो कैसे करते हैं, वो एक बॉल के पीछे जिग जैग तरीके से, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ये रैंडमली मोशन होगा। ठीक है, कंबाइंड मोशन नहीं होगा, ये क्या होगा, रैंडमली मोशन होगा। ठीक है, जिग जैग फॉर्म में। तो इसका केवल बी पार्ट इज करेक्ट है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, 4 pieces of wooden piece PQRS placed along length of 15 cm, इसमें 15 cm पे इसने कर रखा है। लॉन्ग स्केल इज शोन फिगर, व्हाट इज द एवरेज। एवरेज निकालने के लिए पहले हमें क्या होता है, नंबर ऑफ, जितना भी टोटल नंबर दिए गए हैं, ठीक है, उनको ऐड करते हैं। सम ऑफ
सम ऑफ टोटल गिवन नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, कितनी क्वांटिटीज दी गई है, एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है। तो हमें कितना दे रखा है, इसका हमारा पी का है, हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ इसने और कहाँ तक स्टार्ट है, यहाँ तक। तो ये कितनी हो गई, ये हमारी हो गई लेंथ, ये हमारी लेंथ हो गई 2.1। फिर क्योंकि इसने हमारी, देखो ये वाला हटाया, इसने यहाँ से स्टार्ट किया है, इसलिए 3 ना होकर 2.1 होगा, क्योंकि हमें इसे रिमूव करना होगा। हमें ध्यान रखना कि जितना स्केल्स जहां पर हमारा है वहां पर आपको देखना है कि यहाँ पर कितना पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 3.5 से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे पहुंचा है, 6.5 पे। तो 3.5 से 6.5 पे गया है तो हमारी कितनी आ जाएगी लेंथ, 3.0, क्योंकि 6.5 से स्टार्ट खत्म हुआ है और कहां पर पहुंचा, फाइनल पोजीशन 6.5 है और स्टार्टिंग पोजीशन कहां से है, 3.5 से। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, माइनस। इस तरीके से जो स्टार्टिंग पॉइंट्स है और फाइनल पॉइंट नोट कर लो, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 3.0 आ गया। इसी तरीके से आर कितना है, 3.1 आ गया। एस कितना हमारा 12 से स्टार्ट है और कहां से खत्म हो रहा है, 14.5 पर, तो ये आ गया 2.5। एवरेज निकालने के लिए हम इन सबको प्लस कर देंगे, चारों नंबर्स को, तो ये नंबर हमारा आ जाएगा 5 6 7 2 3 5 10.7 और इसको हम डिवाइड कर देंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा, 2.7 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर सी ऑप्शन इज करेक्ट है। आई थिंक आपको ये सब समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।